अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज एक बार फिर तोशा खाना से मुतल्लिक कुछ मालूमात मंजर यहाँ पर आई हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये बात गर्दिश कर रही थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशा खाना से कोई घड़ी निकलवाई है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता था, कोई बयान कभी नहीं आया। लेकिन अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज बात की सीनियर सहाफ़ियों से, और उन्होंने कहा कि मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि इमरान खान ने तोशा खाना से घड़ी निकलवाई और दीगर चीज़ों की भी उन्होंने बात की, और 14 करोड़ में ये दुबई में बेची। जो उन्होंने बातें की जिसमें मुख्तलिफ शामिल हैं चीज़ें, ब्रेसलेट्स, हार की बात की उन्होंने, ऐसी चीज़ें जो कि इमरान खान ने निकलवाई तोशा खाना से, लेकिन स्पेसिफिकली उस घड़ी की बात की जो कि उन्होंने दुबई में बेची। अब इसके ऊपर PTI के फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल भी आया, और पहली बार कोई एक तरह से आप इसको एक्सेप्टेंस कह लें, एतराफ़ कह लें, खुल के एक बयान सामने आया है। फवाद चौधरी साहब ने रद्द नहीं किया शहबाज शरीफ साहब की बात को। उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान ने वो ख़रीदी है घड़ी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ख़रीदी है उन्होंने घड़ी, और अगर उन्होंने ख़रीद ली तो ये उनकी मिल्कियत होगी तोशा खाना से ख़रीद कर, और उसको चाहे वो बेचें, जो मर्ज़ी करें, ये उनका इस्तेहकाक है। अब ज़रा इसको अपनी एनालिसिस से समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ तो ये टेक्निकल बात जो कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं यहाँ पर स्टैंड करती है, दूसरी जानिब वो एक मॉरल हायर ग्राउंड जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ हमेशा से खेलती थी और हमेशा से ये कहती थी कि ये जो तोशा खाना है इसमें क्या आता है, क्या जाता है, क्या जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें से निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर क्यों नहीं नज़र आई, ये पूछने के लिए सवाल हमारा कुछ यूँ अपने एनालिस्ट के लिए कि क्या रहनुमा तहरीक इंसाफ यानी फवाद चौधरी साहब जो वजाहत दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं इस घड़ी से मुतल्लिक, वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। कुछ टेक्निकल सी बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता है कि ठीक है, अगर प्रीमियर कुछ ख़रीदना चाहता है तोशा खाना से तो उसका इस्तेहकाक होता है, लेकिन अगर ऐसा था ही तो बड़ी दफ़ा सवाल हुआ क्यों इमरान खान और उनकी हुकूमत में से किसी ने इसके बारे में खुलकर कभी कोई वजाहत नहीं की या खुलकर ये कहा नहीं कि हाँ हमने किया था, इसमें कोई गलत काम नहीं है। आपने सारे सवाल तो अलीना आपने ही पूछ लिए, और बिल्कुल बहुत ज़रूरी सवाल है। एक तो जैसे आपने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ऐसी कोई घड़ी थी जो हमने ख़रीदी और बाद में हमने जाके बेच दी। अच्छा, यही सवाल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने पिछले साल पूछा था, और उससे पिछले साल भी पूछा था इमरान खान साहब की हुकूमत से कि कौन से गिफ्ट्स हैं, कौन से आपने रखे हैं, अंडर व्हाट रूल्स आपने रखे हैं, और तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अच्छा, ये जो घड़ी है हो सकता है ये वही वाली है जो 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को दी थी, और जिसकी वैल्यू उस वक्त कहा जाता था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई $1 मिलियन है। तो अगर ये वही घड़ी है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि तोशा खाना के जो रूल्स हैं दोबारा से कि वो क्या हैं। अच्छा, रूल्स तो बड़े वाज़े हैं, रूल्स बड़े क्लियर हैं कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आपने सबसे पहले उसको कैबिनेट डिवीज़न को रिपोर्ट करना है। अगर उसकी कीमत 30,000 रुपये से कम है तो आप वो रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर आपने उसकी वैल्यू डिटर्मिन करनी है जो कैबिनेट डिवीज़न करता है। और कैबिनेट डिवीज़न कैसे करता है कि एक तो वो FBR से पूछते हैं कि आप इसकी कीमत हमें डिटर्मिन करके दें, दूसरा वो मार्केट वैल्यू लगाते हैं प्राइवेट सेक्टर से। फिर वो जब दोनों कीमतें उनके सामने आ जाती हैं फिर वो उससे अंदाज़न एक इसकी कीमत लगाते हैं कि चले जैसे कि ये घड़ी है तो इसकी कीमत इतनी होगी। अब अगर आपने एज हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट वो घड़ी या जो भी गिफ्ट है उसको रखना है तो आपने उसकी 50% वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रूल आपने कौमी ख़जाने में जमा कराने। तो अब अगर इन रूल्स को देखें, अच्छा इस रूल में ये भी बहुत वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ एंटीक है या जिसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू है तो आप वो ख़रीद भी नहीं सकते और आप वो रख भी नहीं सकते, और ना ही हुकूमत उसको बेच सकती है। तो अगर इन रूल्स को हम देखें तो फिर जो सवाल पैदा होते हैं लीना वो यही है कि आपने ये घड़ी की वैल्यू लगवाई, कब लगवाई, कितने की वो वैल्यू लगी, उसमें से आपने कितने पैसे जमा करवाए, ये सारे सवाल। फिर और सबसे अहम सवाल कि अगर ये वही घड़ी है जो इतनी महंगी है तो इसको इसकी कीमत इसके पैसे देने के लिए इमरान खान साहब के पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि आपकी तो इनकम इमरान खान साहब की तो सारी डिक्लेयर्ड है।
तो अगर इन सारे सवालों का जवाब फवाद चौधरी साहब के पास है और इसकी कोई मनी और पेपर ट्रेल है, तो फिर तो फवाद चौधरी साहब का बयान बिल्कुल ठीक है कि हमने ख़रीदी और बाद में हम जो मर्ज़ी करें, हमने बेच दी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप उसको पब्लिक नहीं करेंगे तो फिर इस पर तहकीकात बनती है। अथर, क्या इतने अरसे तक इसके ऊपर खामोशी ज़्यादा डाउट्स को जन्म दे रही है, और क्या आपको लगता है कि खामोश रहने की वजह क्या हो सकती है इतने अरसे तक, जब बार बार पूछा गया तब भी? जी, सबसे पहली बात तो ये है अलीना के फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उन्होंने घड़ी ले ली और बेच दी। मैं इस चीज़ का इतराफ़ कर रहा हूँ। उन्होंने क्वेश्चन आगे से ये पूछा कि शहबाज शरीफ साहब कहना क्या चाह रहे हैं। अब ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसलिए कि इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं। वो सहाफ़ियों को ऑफ द रिकॉर्ड बुला के ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? आप नहीं समझती कि अगर ये करप्शन हुई है तो आज शहबाज शरीफ का फर्ज बनता है कि वो सामने लेके आए और कल ही सुबह नैब के अंदर ये रेफरेंस दायर हो और इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का मुकदमा दर्ज हो। इस वक्त हुकूमत किसकी है? तो ये सहाफ़ियों को ऑफ द रिकॉर्ड बुला के कि उसने एक घड़ी ले ली और उसने ये कर दिया वो कर दिया, मेरे ख्याल में मैं तवक्को करता हूँ अपने नए वज़ीर आज़म से कि वो ये केस कल सुबह ही या तो एंटी करप्शन में या नैब के अंदर दाखिल करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ। अगर वो केस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात हो रही है। मुल्क के वज़ीर आज़म तो आप हैं, आप हमें ये क्यों बता रहे हैं कि इमरान खान ने, आप हमें बताएं कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, आप क्या करने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। दूसरी बात ये है कि 3 साल के बाद, 3 साल की हुकूमत के बाद आपको कुछ क्या मिला? पहले फराह खान से पहले खातून अव्वल के बाद अब जो है वो नून लीग ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर एहतजाज करेंगे लंदन में। क्या जमाइमा गोल्डस्मिथ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पनामा पेपर्स में पकड़ी गई थी? क्या उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने ये जायदाद पाकिस्तान से पैसे लूट के बनाई? और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी एवन फील्ड के फ्लैट्स के बाहर एहतजाज हुआ तो इसलिए जमाइमा के घर के बाहर एहतजाज बनता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आप तरबूज और खजूर को कंपेयर कर रहे हैं। अगर कोई केस है तो लेके आए सामने, करें इमरान खान साहब के ऊपर। गो कि जमाइमा के घर के बाहर वाला जो एहतजाज है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेते हुए अपने सारे तज्जियाकारों से कहना चाहूँगी हाईली कंडेमेबल, और यहाँ तक कहना चाहिए कि जी नून लीग को इसके ऊपर देखना चाहिए आगे और इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करना चाहिए। ख़ास तौर पर दिस इज़ नॉट राइट। इस तरह की सियासत कभी भी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं फवाद चौधरी वाली बात, ये मैं मज़हर अब्बास साहब की तरफ लेके जाऊँगी। मज़हर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों को क्यों ये बात बताई? अगर था तो वो बनाते, उनके खिलाफ भी तोशाखाना रेफरेंस बनाते, तहकीकात करवाते और फिर आगे आते। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको ये बात बताई या किसी ने सवाल किया उनसे और उसके सवाल के जवाब में ये, खैर असल चीज़ ये कि क्या ये इशू है इस वक्त हमारा, क्या इसलिए ये 1 साल 1 सवा साल जितनी भी गवर्नमेंट है उसका इशू ये है नहीं। इस वक्त इशू इस वक्त क्या है? अभी जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, ये वही कंटिन्यूटी है जो पिछली गवर्नमेंट से ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं सर अगले सवाल में। और जवाब अब मैं यही बात कह रहा हूं कि ये जो इश्यूज हैं ना, ये जब आप इन इश्यूज पे चले जाते हैं, मरियम नवाज साहिबा वहां से सवाल करने शुरू कर देती हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, कोई दूसरा सवाल करने शुरू कर देता है, ये इशू आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। इसलिए कि ये जिस तरह अभी अथर कह रहे थे वो एक एंगल है, वो पीटीआई पिछले 3.5 साल से सिर्फ यही करती रही लेकिन उसमें कोई चीज़ें वो लेकर नहीं आए, कोई केस प्रूव नहीं किया, यही चीज़ें चलती रही हमारी। अब यही चीज़ उल्टा इस गंगा बह जाएगी, फिर बीआरटी आ जाएगी, फिर दवाओं का स्कैंडल आ जाएगा। ये अगर आप करने तो इसके लिए इंस्टीट्यूशनल्स बनाने होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को इंगेज नहीं होना चाहिए। पहले भी ये गलती हुई, शहजाद अकबर साहब को ले आए थे, क्या हुआ? अब आप किसी और को ले आएंगे, फिर क्या होगा? गवर्नमेंट को अपने आप को इन इश्यूज से अलग रखना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन अगर बना सकते हैं शहबाज शरीफ साहब बना लें, उसके बाद उन्हें बिल्कुल भी इस हवाले से उनका सारा फोकस जो होना चाहिए वो ये कि अगर आप महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, कोई अच्छी रिफॉर्म्स कर सकते हैं तो कर जाएं, वरना ये कि आप 1.5 साल बाद इलेक्शन में जाइएगा, इमरान खान अपना एक बयानिया लेके चल रहे हैं, आप अपना एक बयानिया लेके चलिएगा। जो एक आम आदमी के इश्यूज हैं वो ये हैं जिनकी तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ। बाकी जो जमाइमा वाली आपने बात की, हाईली कंडेमनेबल। यही शर्मनाक जो सियासत हमारे यहाँ है कि हम बहुत पर्सनलाइज होते जा रहे हैं, हम घरों तक पहुँच गए हैं पब्लिक लीडर्स के, और जिस तरह की ज़बान माशाल्लाह
इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो पेशावर के जलसे में हो या किसी और जलसे में हो, दोनों तरफ से जिस तरह की ज़बानें इस्तेमाल हो रही हैं, उसका अल्टीमेट जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो ये कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अदम बर्दाश्त से भरी पड़ी है, और मेरा ख्याल है इसीलिए वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फोकस जो शहबाज शरीफ साहब का होना चाहिए वो बेसिक रिफॉर्म्स पे होना चाहिए। अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ये कि साल गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चलें, उसके बारे में हम अगले सवाल में ज़रा जाके डिटेल में बात भी करते हैं। भट्टी साहब का मैं इसके ऊपर कमेंट लेना चाहूँगी। भट्टी साहब, दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं और ये मौक़िफ़ इसलिए भी अहम है क्योंकि जब पॉलिटिकल जो जमातें हैं वो आती हैं आवाम के पास वोट मांगने के लिए, तो फिर वो यही चीज़ों को बयानिए में कन्वर्ट करती हैं और इसी के ऊपर वोट मांगती हैं कि हम साफ शफाफ हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इनका भी अहम किरदार है, सामने आना चाहिए इनको। पहली बात मैडम शेख, मैं तवक्को कर रहा था मरियम नवाज़ साहबा से कि वो आज आप एक ट्वीट करेंगी और कहेंगी कि जो हमारा दुश्मन, सियासी दुश्मन इमरान खान है और इमरान खान की खातून अव्वल या उनकी अहलिया बनी गाला में हैं, और मैं गो के उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो वो उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ बात हम कर सकते हैं, मगर जमाइमा गोल्ड स्मिथ का कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो खातून हैं, लिहाजा ये मुजाहरे ना करें। मरियम नवाज़ बहैसियत खातून, उनका दोहरा मयार होता है, जब अपनी ख़वातीन के हवाले से बात होती है तो उस वक़्त और उनका मौक़िफ़ होता है, जब इमरान खान और PTI की ख़वातीन की बात होती है वो मुकम्मल चुप कर जाती हैं, और ये मुकाबले मुज़म्मत है। ये बहुत आगे बढ़ेगा, ये बहुत आगे बढ़ेगा, आप इसको देखते जाइए क्या होता है, ये बहुत आगे बढ़ेगा, ये काबिल मुज़म्मत है। दूसरी बात, ज़मानत पर मेरे वज़ीर आज़म, ज़मानत पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेरे वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने कभी आज बड़ी खुफिया तरीके से सीनियर साफ़ियों को बुलाकर तोशाखाना का 14 करोड़ का हार का उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई है। भाई खुदा का खौफ करो, आपको तो साफ़ियों की बजाय DG FIA को बुलाना चाहिए था कि ये मुझे इतला मिली है, ये मैं टीम बना रहा हूँ, ज़रा पता करो और पता चलाकर FIR करो और रेफरेंस दायर करो और इनको मिसाल इबरत बनाओ। ये साफ़ियों को बताना, टीवी पे चलाना, ये दुरफुतरियाँ छोड़ना। कभी आपने ज़मानत पर मेरे वज़ीर आज़म, कभी आपने नवाज शरीफ साहब के तोहफों के बारे में सुना था कि वो जो $500 के 15 रुपए में लेके चले जाते थे, वो जो तोहफे ताइफ। अब आ जाइए इस बात पर मैडम शेख कि ये फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है जी, फवाद चौधरी साहब ने अगर ये घड़ी, अगर ये हार, अगर ये तो तहाइफ इमरान खान साहब ने बेचे हैं लेकर, तो इसका मतलब है ये वो चीज़ें थी कि जिनकी वजह से हमारे दुनिया से ताल्लुकात ख़राब हो जाने थे। ये वो चीज़ें थी जो छुपाए जा रहे थे और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचा। ये वो चीज़ें थी जिनमें जुल्फी बुखारी साहब का और साबिक और खातून अव्वल का भी नाम आ रहा है। अच्छा, और ये इमरान खान साहब के गालबन टैक्स ज़्यादा देने की वजह बनी। फवाद भाई, ये जुर्म, आपने कहा कि ये जुर्म क्या है, तो फिर अगर ये जुर्म नहीं है तोशाखाना, तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब पर ये तोशाखाना केस क्यों चल रहा है? अगर ये जुर्म नहीं है तो फिर तोशाखाना औने पौने दामों पर हड़प कर जाने वाले पिछले सारे हुक्मरान आपके मुजरम क्यों थे? फवाद भाई, अच्छा चलो मान लेते हैं ये जुर्म नहीं है, अब तो ये, लेकिन ये जुर्म इसलिए बनता है कि फवाद भाई ये चीज़ें आप बदलने के लिए आए थे, ये चीज़ें आप यही जो माइंड सेट था वो तब्दील करने आप आए थे, ये आपका इखलाकी मयार नहीं था। अच्छा, फिर आखिरी मैडम शेख, आखिरी 2 जुमले बेनज़ीर साहबा ने कहा, ज़रा उसका भी सुन लीजिए। 1 करोड़ का तोहफा मिलता है, होता ये है, वो 1 करोड़ का तोहफा वापस आता है, पाकिस्तान में चंद सरकारी बाबू बैठे हुए हैं, उसकी कीमत 20 लाख लगा देते हैं। 20 लाख लगाकर वो वज़ीर आज़म साहब को, जो भी वज़ीर आज़म होता है, उसको ऑफर देते हैं कि ये देखिए, ये जो 10 लाख अब इसमें से आप दे दें और ये तोहफा आपका हो गया। तो 1 करोड़ का तोहफा 10 लाख में लोग घर ले जाते हैं। ये हाल है इनका। और मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहूंगा कि जो एक मुल्क के वली अहद ने नवाज शरीफ, कलसूम नवाज साहबा, मरियम नवाज साहबा, तीनों को घड़ियां दी थी, बाकी 2 वापस हो गई थी। तो मरियम नवाज की घड़ी बनाया गया ना इसका,
जैसे बेनजीर ने अभी बड़े अच्छे तरीके से रूल्स बताए, अगर तो आप मार्केट से वैल्यू लगवा देते हैं, रूल्स बिल्कुल सही सच्ची कैबिनेट डिवीजन उसको करती है, बाहर से लगाते हैं। चले आप उसको, अच्छा ठीक है, आप उसके ऊपर सवाल, अच्छा ठीक है, आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये रूल्स ही गलत हैं। 1 करोड़ का तोहफा बाबू चंद सरकारी 20 लाख कीमत लगाते हैं, उसमें से 10 लाख वो दे के तो ले जाते हैं। ये रूल्स कैसे हुए? चले यही तो सरदारी साहब ने अलीना एक चीज बस मैं क्लियर, मैं जरा जल्दी से मुझे जवाब देने दें, मुझे जवाब लेने दें जरा जल्दी से। जी बेनजीर, मैं सिर्फ ये चीज़ क्लियर कर दूं कि फवाद चौधरी ने कहा क्या है, क्योंकि यहाँ पे पहले बात हो रही थी कि उन्होंने क्या बात की और क्या नहीं की। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी दूसरे मुल्क से तोहफा दिया वज़ीर आज़म को तो वज़ीर आज़म ने हुकूमत से ख़रीद लिया। तो एक तरह से तो वो मान रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म ने कोई तोहफा जो था, जो उनको मिला, वो उन्होंने ख़रीद लिया। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। वो कीमत वो जो मर्जी लगाएं, वो तो वो अथर मिसाल के तौर पे बात की, रूल्स की एक अलग बात है, वो भट्टी साहब की जाती राय। अथर जल्दी से बात कीजिएगा फिर। जी फवाद चौधरी ने ये मिसालन कहा कि अगर उन्होंने ले लिया रूल्स के मुताबिक और बेच दिया, मेरी खुद फवाद चौधरी साहब से इस हवाले से बात हुई और मैंने उनसे पूछा क्या वज़ीर आज़म ने कोई घड़ी बेची, उन्होंने कहा मुझे कोई इल्म नहीं है इस चीज़ का। तो मैं उस बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, इसलिए कि जब ये खबर सामने आई थी तो उस वक्त भी अगर आप देखें उनका बयान, वो ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने कोई चीज़ ऐसी खरीदी है तो इसमें जुर्म क्या है, जो जुर्म है वो दिखाया जाए। लेकिन जो भट्टी साहब ने पॉइंट मेक किया है वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ये वो बात ऑन एयर कर देते ना, जब उनसे बीपर लिया जा रहा था कि ऐसी खबर आई है, तो वो कह देते कि मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, वो उस वक्त आप अगर उनकी पूरी बात सुने तो वो यही कह रहे हैं कि इसमें आप पूछना क्या चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का सवाल क्या है। मैंने आपको पढ़ के अतर बता दिया कि उन्होंने क्या बात की, उनका एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने भी सुना, मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई है तो मैं उनकी डायरेक्ट बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। मैंने उनका वर्जन लेने के लिए बेनजीर ये कह रही है ना कि ये बात चले, आप आके ऑन स्क्रीन भी इसी तरह से कह देते कि जी अगर शहबाज शरीफ साहब इल्जाम लगा रहे हैं तो उनसे पूछे, उन्होंने तो कोई घड़ी नहीं खरीदी या की, या मेरी मालूमात में ऐसा कुछ नहीं है, कैटेगोरिकली कह सकते थे। वैसे अथर नहीं, मैंने भट्टी साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया है। जी मेरा उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन था क्या इमरान खान ने कोई घड़ी ली और घड़ी बेची, उन्होंने कहा मुझे नहीं इस चीज का मालूम कि कोई ऐसी बात हुई। ये डायरेक्ट उनका जवाब था। चलें ठीक है, अथर कह रहे हैं उनकी डायरेक्ट बात हुई है। डायरेक्टली अथर से जो बात में उन्होंने कही है उसमें और जो उन्होंने बीपर दिया थोड़ा सा तजाद आ रहा है। एक ब्रेक लेनी है जी, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं और फिर ये सवाल भी और मजीद सवाल भी जरा मुल्क की मईशत से मुतालिक बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जरा मईशत की बात करते हैं क्योंकि नई हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तिहान उनके सर के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। मईशत तो यकीनन चैलेंज, लेकिन पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो पिछले 4 महीने से बढ़ाई नहीं थी पीटीआई हुकूमत ने, लेकिन अब ओगरा ने और पेट्रोलियम डिवीज़न ने तजवीज़ भेजी है जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें होशरुबा और अनप्रेसिडेंटेड इजाफे की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 21.5 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी गई और इसी तरह से कुछ 50 रुपये से ज़ायद डीजल की कीमत में भी इजाफे की तजवीज़ दी गई है। क्या जो नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और जो दावा करते हैं कि आवाम को रिलीफ देंगे, जिस हद तक हो सका खासकर रमज़ान के महीने में महंगाई को कंट्रोल करने में काम करेंगे, कुछ का उन्होंने ऐलान भी किया, लेकिन पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा तजवीज़ किया गया है इसके साथ साथ वो चैलेंज किस हद तक मुमकिन हो पाएगा, उसके ऊपर किस तरह से वो काबू पा पाएंगे। साथ ही जो जनरल माशी सूरत हाल है उससे भी ये बड़ा रेसिप्रोकेट करता है, क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर सारी चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतें क्योंकि आलमी मंडी में बढ़ी हैं तो बढ़ाना भी बड़ा ज़रूरी। तो क्या नून लीग 1.5 साल में मुल्क को माशी बहरान से निकाल पाएगी जैसे कि दावे हो रहे थे? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनजीर आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे और जो इमरान खान और उनकी हुकूमत को हटाने की बुनियादी वजह है उसमें से एक ये भी थी कि मईशत को हम आके ठीक करेंगे। क्या तज्ज़िया आपका इसके बारे में अब जो हालात हैं? अच्छा लीना, पहले आपके सवाल पे आने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वो अभी तक जो काबीना की बारे में जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को मिनिस्टर फाइनेंस बनाया जाएगा जब तक इसाक डार साहब वापस नहीं आते। अभी तक तो यही खबर है। आपको याद होगा हमने रिपोर्ट कार्ड पे मिफ्ता इस्माइल साहब से ये सवाल भी पूछा था, तब उन्होंने कहा था मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। खैर, जहाँ तक इस सवाल की बात है, देखें आप तो 1.5 साल कह रही हैं, मेरे ख्याल से इस हुकूमत के पहले 2 महीने ही बहुत अहम हैं,
क्योंकि इन 2 महीनों में मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही माशी हालात जो हैं वो ठीक कर देंगे, लेकिन आपने एक डायरेक्शन सेट करनी है और ये जो डायरेक्शन होगी ये पहले 2 महीनों में ही वाजे हो जाएगी कि क्या परफॉर्मेंस क्या है शहबाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की का होमवर्क और डायरेक्शन क्या है। और अगर आपकी ख़ास तौर पे मईशत पे और अगर आपकी ये जो डायरेक्शन है या परफॉर्मेंस है ये अच्छी नहीं हुई पहले 2 महीनों में, तो फिर आपके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो एक तो पड़ेगा पीटीआई की तरफ से, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो हर हफ्ते एहतजाज करेंगे पूरे मुल्क में, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और आप फिर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट्स दे देंगे जो वो अपने जलसों पे जिस पे बात कर सकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये आपके साथ इलेक्टेबल्स हैं और ये जो छोटी सियासी जमातें हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो फिर ये इधर उधर देखना शुरू कर देंगे और ये बहुत जल्दी फिर आपका साथ छोड़ देंगे और हो सकता है पीपल्स पार्टी भी आपसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो अभी इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर पंजाब में। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो इसको भी बहुत ज़्यादा ये डैमेज होगी और अगले इलेक्शन में आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये जो बात हो रही है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ आ गई है, एक तो ख़बरें इससे मुतल्लिक क्या हैं? क्या जो प्राइस होल्ड था बढ़ाने का उसको कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा, और फिर अगर बढ़ता है तो आवाम उसको किस तरह से लेंगे? आते ही साथ ही महंगाई कर दी। देखिए ये मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ और मुझे इकोनॉमी के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में लिखा है और उन्होंने यही लिखा है कि ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, ज़रूरी भी है क्योंकि IMF की तरफ से भी एक डिमांड होगी, और दूसरा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका जो डेफिसिट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये एक मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन ये लेना पड़ेगा। मैंने इसीलिए बेनज़ीर आपसे बड़ी अवामी बात की कि अवाम इसको किस तरह से परसीव करेगी, क्योंकि आज जब हम न्यूज़ में दिखा रहे थे लोगों की बातें वॉक्स पॉप्स, वो तो कहते हैं भाई आपको तो 20 रुपए कम करना चाहिए पेट्रोल। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है मैडम शेख के बकौल मेरे ज़मानत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने जो ये धांधली की और जाली मैंडेट्स की असम्बली से जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं और जिनका ख्याल है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, और ख्वाजा आसिफ साहब के अमरीकी वेंटिलेटर पर जो हमारा मईशत है वो लगी हुई है। पहला चैलेंज मैडम शेख, उनको ये मईशत तो बड़ा काम है, ये और बड़ी चीज़ें हैं, पहला चैलेंज में अभी वो फंसे हुए हैं वो है सारों को ये खीर जो पकी है, ये अचानक जो खीर मिल गई है, इस खीर में सारों को हिस्सा देना, और वो हिस्सा देना वजारतों की शक्ल में। अयाज सादक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी कमेटी है, उसका पहला फार्मूला तय बमुश्किल हुआ है चौथे दिन कि नून लीग 13 वजारतें होंगी, पीपल्स पार्टी 10 होंगी, JUI 3 वज़ीर होंगे, इत्तेहादी MQM को भी वजारतें मिलेंगी, बाप को भी वजारतें मिलेंगी, शाहजैन बुगटी और मोहसन दावड़ भी वज़ीर बन रहे हैं, और स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी स्पीकर का ओहदा JUI को दिया जा रहा है। तो पहला तो अभी यही मरहला मेरे भानबती के कुनबे का वो पूरा नहीं हो रहा। दूसरा आ जाए मईशत पे, आपका सवाल है क्या ये निकाल पाएंगे 1.5 साल में? नहीं निकाल पाएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि मईशत का जो हाल हुआ है वो आपके सामने है, वो हमारा छोड़ दें जो इनके बारे में है कि दिवालिया हो गया मुल्क, वो ये है। दूसरा IMF, मेरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर वाले वजीर आजम IMF से कैसे निपटेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा है। तीसरा है फैटफ। चौथा है अंदरूनी अदम इस्तेकाम। इमरान खान जैसा अनथक और मेहनती और मुसलसल लगे रहने वाला वजीर आजम, उस वजीर आजम साहब जो मेरे हैं, उनको ये बड़ा चैलेंज है इमरान खान का, वो ये एक भुगतेंगे। फिर है बैरूनी तन्हाई। इमरान खान के लिए वजीर आज़म, कोई बात नहीं भट्टी साहब, शुरू में होता है। मैडम शेख, बिलीव मी, अभी तक तो मैं ना जब अपोजिशन कहता हूं ना तो फिर मुझे याद आता है कि नहीं अब वो हुकूमत हो गई है, तो थोड़े दिन 4 दिन के लिए मेरी भी जबान की कांपें टांग रही हैं, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। अच्छा, तो बैरूनी तन्हाई। अच्छा, फिर इसके बाद है मैडम शेख ये जो वाज़े लाए अमल हर पार्टी का अपना है मईशत के बारे में, खारजा अमूर के बारे में, दाखिला अमूर के बारे में, ये इकट्ठे कैसे रह पाएंगे तो और इकट्ठे कैसे चल पाएंगे? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
हर इदारा जमीन बोस हो चुका है, लेकिन ये तो और इदारा नारा ये जाती लगा के खसारे आए थे बहुत ना, ज्यादा है। लेकिन ये तो मसला ये है कि ये लोग नारा ये लगा के आए थे जब तहरीक आदम इत्तेमाद दे के आए साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कि जी हम मईशत को इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, टाइम लगेगा लेकिन हम सही करेंगे। अब इसमें बेनज़ीर की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कहती हैं कि अगले 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर आ गया ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का चैलेंज। क्या इससे असरात हो सकते हैं और क्या नून लीग और फिर जो उनके इत्तेहादी हैं इससे नबोद आजमा हो पाएंगे? एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मज़हर अब्बास साहब और अतर काज़मी के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम मुल्क की मईशत की बात कर रहे हैं। अतर, आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है, और अगर संभाल नहीं पाते नून लीग मईशत की सिचुएशन को, तो फिर वो आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर क्या असरात खासकर नून लीग के लिए होंगे? ठीक है, मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा 5 सेकंड का। फवाद चौधरी साहब से 2 मुख्तलिफ सवाल किए गए थे। मेरा सवाल मुख्तलिफ था और डायरेक्ट था, इसलिए उन्होंने 2 मुख्तलिफ उसके जवाब दिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, देखिए अभी ये तो अच्छा होगा ना कि कम से कम बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए कि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ रही है। पिछली हुकूमत जब ये कहती थी तो कहा जाता था कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें फ्रांस की और अमेरिका की और बरतानिया की कीमतें मत बताएं, ये कहा जाता। लेकिन कीमतें शहबाज शरीफ साहब को बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि आलमी जो सूरत हाल है इस वक्त महंगाई की, वो आपके सामने भी और मेरे सामने भी। अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये कहूँ कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ाएंगे तो जुल्म करेंगे, ये मैं जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहा हूँ। इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन है इसके अंदर महंगाई आगे बढ़ती जा रही है और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हों। दूसरी बात यह है कि अब ये भी जिक्र हुआ कि IMF जो है उसको भी देखना है कि IMF कहीं नाराज ना हो जाए, पर IMF के आगे तो इमरान खान ने सब कुछ बेच दिया था ना, तो IMF से तो छुटकारा इन्होंने दिलवाना था, ये कह रहे थे। तो हमारी उम्मीद ये थी कि ये आके कहेंगे कि अब तो IMF का ना या गवर्नर रहेगा ना IMF का कोई और नुमाइंदा यहाँ पे रहेगा, अब पाकिस्तान के हक में फैसले होंगे। तीसरी बात है मईशत के जो चैलेंजेस हैं, यही वजह है कि अभी तक आपको काबीना भी फाइनल होती हुई नजर नहीं आ रही। ये सब ने मिलकर हुकूमत तो गिराई है, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि नजला सारा मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिर जाए, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर गिर जाए। पीपल्स पार्टी को ऐसी वजारतें लेनी चाहिए ना, आए आगे बढ़ें, संभालें इस मुल्क को, आके अपना किरदार अदा करें। सारा नजला आप नून लीग के ऊपर गिराना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर गिराना चाहते हैं, ताकि जब आप इलेक्शंस में जाएं कहें हमारा तो कोई ऐसा मिनिस्टर ही नहीं था जिसमें कोई कीमत बढ़ी या कुछ हुआ, हम तो डिप्टी स्पीकर थे, हम तो स्पीकर थे, हम तो सदर थे। तो मसला ये है कि अगर आपने मिल के इमरान खान को गिराया है तो अब मिल के इस हुकूमत को उठाएं ना और इस मुल्क को उठाएं। और तीसरी जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, वज़ीर आज़म हाउस में सहाफ़ियों के खाने वगैरह शुरू हो गए हैं, तो वो भी एक बेहतरी की तरफ चीज़ें गामजन हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जिस तरह पहले जो कुछ हमारे दोस्त कहते थे कि सहाफ़त का काम होता है हुकूमतों के ऊपर तनकीद करना, उतना तो 3 साल में कोई इमरान खान का दिफा नहीं कर सका जितना 3 दिनों में हमारे कुछ साफी दोस्तों ने इस हुकूमत का दिफा किया है, जिसकी काबीना का भी पता नहीं चल रहा है कि काबीना कौन सी होगी। अतर, आप भी तो सहाफी हैं, आपको नहीं इन्विटेशन आया वज़ीर आज़म हाउस से? हमारे तो आप ही इस्लामाबाद में ना भट्टी साहब होते हैं, भट्टी साहब को तो बुलाएंगे ही नहीं। वो भट्टी साहब तो खुद वज़ारत आला के उज़्मा के उम्मीदवार है ना। बस वो जो है ना वो ये मेरा इस पे कमेंट लेते जाइएगा कि ये चीटिंग है। इमरान खान साहब बुलाते थे, वो ना सुशी खिलाते थे, ना कॉफ़ी पिलाते थे, ना चाय पिलाते थे। ये लाहौर के खाबे, अभी इन्होंने फ़ज़ाई केटरिंग भी शुरू करनी है। लाहौर के खाबे शुरू हुए हैं तो फिर इरशाद भट्टी आउट हो गया है। वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब भाग लगे रहे, साडे वाल भी ख्याल करो और अपने फेवरेट नाम बुलाओ, सानू भी बुला लो। और सानू बुलाना ना कोई खबर ना देना, सिर्फ खाना खिला दें। साहब से मुतल्लिक रिपीट पे लगा के देखें। नहीं मैं भट्टी साहब के मौक़िफ़ की तायद करता हूँ। चलते मज़हर साहब पे। मैं तो ये भी कहता हूँ मैडम शेख, मैं तो ये मज़हर साहब से माज़रत साहब, मैं तो ये भी कहता हूँ कि इफ्तार का एक पैकेट बना के मुझे वज़ीर आज़म हाउस के बाहर दे दे, मैं घंटी बजा दूंगा अतर साहब वाली, तो मैं वो मुझे बाहर ही पकड़ा दे, मैं बाहर ही लेके आ जाऊंगा। कोई दे तो सही यार। नहीं, ऐसा नहीं होगा भट्टी साहब, आपको बिठाएंगे, अंदर बुलाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने, आपका मैसेज पहुंच गया होगा वहां तक। अभी मज़हर साहब, ये जो अतर ने बात की वैसे है तो बड़ी वैलिड कि आप लोगों ने गिराई हुकूमत, आए आप, अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग के ऊपर सारा मलबा डल रहा है, इसके रेप्रिकॉशंस क्या होंगे? और अगर ये लोग मईशत ठीक ना कर पाए तो क्या वो बयानिया कि भाई हमें तो टाइम कम मिला, वो दोबारा काम करेगा या फिर लोगों का एतमाद उठ सकता है? पहली चीज़ तो ये कि अच्छा है कि सहाफ़ियों में ये बहस हो रही है कि
किसके पीरियड में खाना मिलता था, किसके पीरियड में कॉफ़ी मिलती थी। दूसरे ये कि असल चीज़ क्या है, देखिए इसीलिए पहले दिन से ये कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक का आइडिया ही गलत था। इसीलिए पहले दिन ये कहा था कि और भट्टी साहब के लिए ख़ास तौर पे ये कि मैंने कहा था कि उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म साथ साथ जाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन ये कि असल चीज़ ये है, वज़ीर आज़म जा चुके हैं, देखिए भाई उस्मान बुज़दार बदस्तूर कायम है। चलो आप तो जीत गया ना, मैं जीत गया ना। लेकिन अलीना देखिए महंगाई। जी मज़हर साहब। अलीना देखें, असल चीज़ ये है कि आपको अब ये 1 साल का बर्डन तो लेना पड़ेगा और आप ही जिम्मेदार होंगे। इसीलिए ये बहुत ही गलत फैसला था जो अदम एतमाद की तहरीक का था। इसके कोई भी आप वो दे सकें, एक्सक्यूज़ दे सकें, लेकिन नहीं बनती। एक गवर्नमेंट को अपना पीरियड मुकम्मल करना चाहिए था और आइंदा भी जो गवर्नमेंट आए उसे अपना पीरियड मुकम्मल करना चाहिए। ये गैर ज़रूरी तौर पे हम एक क्राइसिस खड़ा करते हैं, तो लिहाजा अब ये जो पूरा साल होगा जब तक भी इलेक्शन होते हैं, इसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और उनकी टीम होगी। दूसरी बात, हमने जो अभी एक पिछले उसमें मैं वो कर गया था, सिर्फ एक जुमला कहूँगा तोशा खाने के हवाले से। देखिए इखलाकी तौर पे जो हुकूमत वक्त होती है, उसका चाहे वज़ीर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो या सदर हो, उसको तोशा खाने से कोई तोहफा लेना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। चाहे आप पैसा दे के लें, चाहे आप किसी भी तरीके से लें, वो नहीं लेना चाहिए। कोई दूसरा आने वाला हो, ऑक्शन कर दे, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसको कभी भी उसमें कोई भी मिनिस्टर्स वगैरह हो, उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें, अब आपको ये प्रॉब्लम्स तो आनी है, ये प्रॉब्लम्स तो आपने फेस करनी है। इसीलिए अगर इस गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट को अपना टाइम पूरा करने दिया जाता तो आपके पास ये एक्सक्यूज। अब वज़ीर आज़म, हम अक्सर इम्तिहान कहते हैं कि वज़ीर आज़म का इम्तिहान क्या है, ये इम्तिहान नहीं, उनको 8-10 पर्चे सॉल्व करने हैं। उन पर्चों में उन्होंने वो पासिंग मार्क्स लेंगे या अच्छे ग्रेड्स लेंगे, ये देखना है। एक सबसे पहले मईशत का पर्चा। सर लेकिन अथर ने बड़ी मजे की बात की ना कि गिराई तो आप सबने, आपके इत्तेहाद ने मिलकर, जिसमें पीपल्स पार्टी भी क्रेडिट लेने के लिए पेश थी, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी आप नून लीग पे डालेंगे, क्या ये दुरुस्त होगा? सबके नहीं, सबका सब जिम्मेदार होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो ना हो। ये पर्चा, ये पूरा एग्जामिनेशन हॉल होगा जिसमें ये सारी कोalition वाले एक एक पर्चा हल करेंगे, चाहे वो कॉमर्स का पर्चा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का पर्चा हो, चाहे जो है फाइनेंस का पर्चा हो। ये सब पर्चे करने हैं और आपने अब पासिंग मार्क्स लेते हैं, फेल होते हैं या अच्छे ग्रेड लेते हैं। अच्छा, ये आपका टेस्ट होगा। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज कम से कम रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप सिर्फ रिफॉर्म्स पे जाएं, ठीक है, क्योंकि अब ये आपसे मसला हल नहीं होगा। सिर्फ रिफॉर्म्स पे जाएं। आने वाले दिनों में कि क्या इकदामात उठाए जाते हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से, उनके इत्तेहादियों की तरफ से, कि सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इम्तिहान मईशत, इसके लिए कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या मार्क्स देंगे हमारे रिपोर्ट कार्ड में? ऑब्वियसली इसको इवैल्यूएट करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।